हाय हेलो। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। जो हमारी बेसल कमेटी थी वहाँ तक कवर कर लिया था। अब हमारे सामने आता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया बताया है। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया बताया है। जो भी डायरेक्टर्स होंगे, इलेक्टेड बोर्ड होगा पीएसबीज का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे उनके लिए। तो क्या बताया है वो हम देखते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिट एंड प्रॉपर criteria for elected directors on the board of State Bank of India and nationalized banks। तो एसबीआई पर्टिकुलरली और जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं सबके लिए बताया है कि किस तरीके से इनके जो डायरेक्टर्स हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, वो कैसे फिट एंड प्रॉपर बोले जाएंगे। सबसे पहले अथॉरिटी देख लेते हैं। जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी। तो इनको जब डायरेक्टर सिलेक्ट करना है उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होगा। अब इस कमेटी के अंदर, ये वाली जो कमेटी बनाई है, कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए फ्रॉम अमंग्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन वन हाफ शेल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आपने कम से कम 3 लिए, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 जितने भी लेने ले सकते हो, कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। अब ये जो जितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिए हैं इनमें से आधे जो हैं, मतलब जैसे अगर मान लो 3 लिए तो 1.5 का तो कोई मतलब बनता नहीं, तो 2 तो होंगे एटलीस्ट, या 4 लिए तो 2, 6 लिए तो 3, इस तरीके से। आउट ऑफ विच नॉट लेस देन वन हाफ शेल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें से आधे जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एंड शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 6 आपके पास, आपने क्या किया, 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखे अपनी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के अंदर। ठीक है, 6 डायरेक्टर रखे, कौन से, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रखे। अब इन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से बोल रहा है आधे, यानी कि 3 कम से कम क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एंड एंड शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और इनमें से एक जो है कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी हो, फॉर अंडरटेकिंग अ प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस टू डिटरमाइन फिट एंड प्रॉपर। जो कि ये सब मिलके, इसके इन ये तो 6 तो है ही है, ठीक है, जिसमें से 3 ये हो गए, ये हो गए, बाकी जितने भी और डायरेक्टर्स थे नॉन एग्जीक्यूटिव के अलावा, ये सब मिलके डिटरमाइन करेंगे कि फिट एंड प्रॉपर क्या होगा। जो डायरेक्टर है उसके लिए फिट एंड प्रॉपर का मतलब क्या होगा, इस वर्ड का मतलब क्या होगा पर्टिकुलर बैंक के अंदर। Fit and proper status of person to be elected as director under subsection C of section 19 of SBI Act, subsection 1 of subsection 3 of section 9 of Banking Companies Act. The Government of India nominees director and director nominated under section 19 है, ये सब बता रहा है कि होगा। Then the non-executive chairperson of the bank may be appointed as a member of the committee but shall not chair such committee। अब ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रखा गया है बैंक के अंदर, उसको आप मेंबर ऑफ कमेटी रख सकते हो। इस वाली जो कमेटी है इसके अंदर मेंबर रख सकते हो, मेंबर ऑफ कमेटी शैल नॉट चेयर सच कमेटी। लेकिन इस कमेटी का वो चेयरमैन नहीं होगा। कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, जो जनरली नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बैंक का, वो इसके अंदर मेंबर हो सकता है, लेकिन इस कमेटी का वो चेयरमैन नहीं होगा। द बोर्ड शुड ऑल्सो नॉमिनेट वन अमंग दम एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी। बाकी इनमें से जो ये है, इनमें से छोड़ के किसी और को, ये जो बोर्ड है मिलके अपना कोई एक चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे कि भाई हमारा चेयरमैन कौन होगा। द quorum रिक्वायर्ड इज 3। अब जब भी मीटिंग होगी तो कम से कम कितने लोग चाहिए, 3 चाहिए, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। यानी कि एक चेयरमैन तो पक्का होना चाहिए, इसके अलावा 2 और कोई भी डायरेक्टर हो सकते हैं। In case of any nominated member result in want of quorum, the board may nominate any other non-executive director in his place for the meeting। अगर मान लो कोई nominated member जो है वो नहीं है और उसके कारण ये जो 3 वाली बात थी ये नहीं हो पा रही, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, और फिर वो उससे quorum जो है वो पूरी हो जाएगी। At the time of consulting the committee, the board can decide on its tenure। अब कितना इसका टेन्योर होगा ये भी बोर्ड डिसाइड कर लेगा। तो यहाँ तक समझ आया? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब क्या मैनर एंड प्रोसीजर होगा। द बैंक शैल ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग। तो बैंक क्या करेगा, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है,
इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड फ्रॉम द पर्सन हु फाइल देयर नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। तो जो भी फॉर्मेट स्पेसिफाइड किया गया है उस फॉर्मेट के अंदर ही जो पर्सन अपने आप को इलेक्ट करवाना चाह रहा है वो ये सारी चीजें दे देगा, इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग। The committee shall, after the last date prescribed for acceptance of the nomination, and determine whether or not the person's candidature should be accepted। अभी जो कमेटी है ये देखेगी कि इसको जो कैंडिडेचर है, इसकी जो ये जो खड़ा हुआ है इसको हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। द कमिट ये जो अभी हम देखेंगे ना, क्राइटेरिया देखेंगे उनके बेसिस पे। द कमिटीज डिस्कशन शैल बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन फॉर्मल मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और ये जो डिस्कशन होगा इस बात पे कि हमें इसको रखना है या नहीं रखना है एज ए कैंडिडेचर, ये चीज़ें जो है एक मीटिंग के तौर पर होना चाहिए और उसकी मिनट्स मेंटेन होंगी। इफ डन शैल नॉट also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the committee shall decide on the acceptance or otherwise for the candidature, and shall make reference where considered necessary to the appropriate authority to ensure that candidate confirm the requirement indicated। तो ये confirm भी करवा सकते हैं कि जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। देखो क्या क्या क्राइटेरिया है जो ये कमेटी देखेगी फिट एंड प्रॉपर के लिए। सबसे पहले एज, एज जो है वो कितनी रखेंगे, वो 35 to 67 ईयर्स के बीच में रखेंगे। इस एज के बीच में कोई एज होनी चाहिए जो नॉमिनेशन के लिए होगी। देन कम से कम वो जो डायरेक्टर है जो आया है अपने इलेक्शन के लिए, कम से कम वो ग्रेजुएट हो। देन एक्सपीरियंस क्या हो उसको, या फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज क्या हो, कोई ना कोई उसको स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जो कि किसमें सेक्शन 19A सब सेक्शन ए ऑफ SBI एक्ट के अंदर दे रखा है या इनमें से किसी में दे रखा है। तो उस चीज़ के अंदर उसको स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। डिस्क्वालिफिकेशन बता रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन एडिशन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 22 ऑफ सेबी, ये इसके एडिशन के अंदर बोल रहे थे कैंडिडेट शुड नॉट बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ एनी बैंक ऑफ रिजर्व बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी और NOFHC होल्डिंग एनी अदर बैंक। तो ये जो कैंडिडेट है वो मेंबर ऑफ बोर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ किसी कोई और इसके अंदर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए किसी और बैंक के अंदर, रिजर्व बैंक के अंदर, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इंश्योरेंस कंपनी में, NOFHC में, या किसी और बैंक में, किसी भी बैंक में वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अ पर्सन कनेक्टेड विद हायर परचेज, फाइनेंसिंग, मनी लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग एंड अदर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज shall not be considered appointment as elected director on the board of PSB। तो अगर कोई पर्सन किस तरीके से कनेक्टेड है बैंक से, हायर परचेज, फाइनेंसिंग, मनी लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग या किसी और बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर, तो उसको जो है अपॉइंटमेंट के लिए सही नहीं माना जाएगा। However, investors such entities would not be disqualified for appointment as director if they do not enjoy any managerial control in them। Then तो दो चीजें होगी हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तीसरी बोल रहा है क्या नहीं होना चाहिए, नो पर्सन विल बी इलेक्टेड री इलेक्टेड ऑन द बोर्ड ऑफ बैंक इफ शी शेयर सर्व एज डायरेक्टर इन द पास्ट ऑन द बोर्ड ऑफ एनी बैंक, RBI, इंश्योरेंस कंपनी अंडर कैटेगरी फॉर 6 ईयर। तो 6 साल तक अगर उसने सर्व किया है, ठीक है, किसी भी बोर्ड के ऊपर, तो फिर वो दोबारा से यहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड है, वेदर कॉन्टिन्यूसली और इंटरमिटेंटली। देन चौथा आता है द कैंडिडेट शुड नॉट बी एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, वो स्टॉक ब्रोकिंग का काम ना करता हो। द कैंडिडेट शुड नॉट बी होल्डिंग पोजीशन ऑफ MP, MLA या इस तरीके की कोई भी जो है लोकल बॉडीज के अंदर वो पार्ट ना ले रहा हो, मतलब ऐसे इलेक्टेड ना हो, काउंसिलर वगैरह ना हो। और the candidate should not be acting as a partner of chartered accountant firm which is currently engaged in statutory central auditor of nationalized banks or state bank of India। तो कि ऐसे किसी की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ वो पार्टनर ना हो जो कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो किसी भी नेशनलाइज बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एंड लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, द कैंडिडेट शुड नॉट बी एक्टिंग एज पार्टनर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म व्हिच इज करंटली एंगेज इन स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर। एक हो गया सेंट्रल ऑडिटर जहाँ सेंट्रल ऑडिट होता है जो मेन, और फिर ब्रांच के ऑडिट होते हैं उसके अंदर भी वो पार्टनर ना हो। ठीक है, तो अगर ये चीजें होंगी तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। कितना टेन्योर होगा, इलेक्टेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years एंड शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो कम से कम 3 साल है, मतलब 3 साल मैक्सिमम, और फिर वो री इलेक्शन से दोबारा आ सकता है। ठीक है, 6 साल से ज़्यादा नहीं होगा। प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, द कैंडिडेट शुड नीदर हैव एनी बिजनेस कनेक्शन इंक्लूडिंग लीगल सर्विस एडवाइजरी सर्विसेज विद द कंसर्न बैंक, नोर शुड बी एंगेज इन एक्टिविटी विच माइट रिजल्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट विद द बैंक। तो इस तरीके का कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए बैंक के साथ, कोई भी प्रोफेशनल रिलेशन नहीं होना चाहिए।
चाहे लीगल हो, एडवाइजरी सर्विसेज हो, कोई भी हो। देन कैंडिडेट का कोई भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए बैंक के साथ, एनओएफएचसी के साथ या किसी भी बैंक के साथ, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। Then track record and integrity. The candidate should not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority. तो किसी भी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी का उसके अगेंस्ट एडवाइजरी नोटिस ना हो, एडवर्स नोटिस ना हो, उसके अगेंस्ट कोई नोटिस ना हो, कोई भी एजेंसी है इस तरीके की, या कहीं पे भी डिफॉल्टर ना हो किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देन पांचवी बात बता रहा है, द बैंक शेल ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्टेड डायरेक्टर a deed of covenant executed in format annexed in annexure 2 before such person assumes office of director। तो एक deed of covenant ले ली जाएगी उससे, ठीक है, जब उसको एज डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। एक सिंपल डिक्लेरेशन ले ली जाएगी, एवरी एज ऑन 31 मार्च टू इफेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन हैज नॉट अंडरगोन एनी चेंज। हर एक 31 मार्च को ली जाएगी कि कोई भी जो उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो चेंज नहीं हुई है। और तीसरी बात, where the elected director informed that there is change in information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh annexure 1 incorporating the changes। तो यहाँ annexure 2 लिया था, फिर ये कंफर्म करा रहा है, और अगर कोई चेंज हुआ है तो फिर annexure 1 ले लिया जाएगा उससे। देन द बैंक शेल ऑल्सो, ये चीजें भी बैंक को करनी होंगी, शेल है तो मतलब मैंडेटरी है, इंश्योर कंप्लाइज ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो सेक्शन 20 को कंप्लाई करना है इन चीजों के साथ, क्या क्या, put in place a system of safeguards including proper disclosure of the elected CA directors in his firm's clients and not participating in bank's credit investment decision involving his firm's clients। The elected CA director should be required to compulsory disassociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect। पहली चीज ये हो गई। Then require the elected director to make full and proper disclosure, कि ये जो इलेक्टेड डायरेक्टर है, जो सीए डायरेक्टर है, इसको फुल एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर करना होगा अपने इंटरेस्ट का, डायरेक्टरशिप का, बिजनेस एंटिटी के अंदर। नॉट अलॉट एनी प्रोफेशनल वर्क, उसको कोई भी प्रोफेशनल वर्क अलॉट नहीं होगा जिसको एज अ डायरेक्टर इलेक्ट किया गया है 2 साल तक। जब भी अपना वो ऑफिस खाली कर देगा उसके 2 साल तक कोई भी उसको प्रोफेशनल वर्क नहीं दिया जाएगा। Where the elected director fails to submit a deed of covenant, make proper disclosure, or refrain from participating in investment decision where he is interested, or make incomplete or incorrect disclosures involved in such activity that render him not fit and proper as per the criteria mentioned above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of subsection 2। ये चीजें नहीं होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सबसेक्शन 2 19A की फुलफिलमेंट नहीं कर रहा, एंड शैल बी लाइबल टू बी कॉन्सिक्वेंसेज देयर ओवर। तो अब उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको उसके लिए लाइबल बनाया जाएगा। The committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election for new directors. However, the existing elected directors may be allowed to complete their current term as per the pre-revised criteria। जो अभी डायरेक्टर्स हैं उनको तो जो चल रहा है उस हिसाब से चलने देंगे, अब कोई नए डायरेक्टर्स होंगे आएंगे तो उनके लिए ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक क्लियर होगा। देन हमारे सामने आता है गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे आज हम इतना ही करते हैं। देन आगे नेक्स्ट उसके अंदर हम देख लेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।